जय हिंद फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच हमारे जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है राजेंद्र बाला घोष करके कहानी की लेखिका है और उनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें जो एक तरीके से व्यंग्यपरक कहानी भी है, हास्य व्यंग्यपरक में ही इसको देखा जाएगा। कहानी की लेखिका श्रीमती राजेंद्र बाला घोष जी, जिनका छद्म नाम बंग महिला भी है। एक तरीके से इनको नवजागरण की पहली छापामार लेखिका के तौर पे भी जाना जाता है। लेखन में इन्होंने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में इनकी कहानी, कुंभ में छोटी बहू 1906 में, और ये स्वयं जो दुलाई वाली कहानी है वो 1907 में है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। हमारे पाठ्यक्रम में चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली दोनों ही कहानियां लगी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में हमारे बीच कहानी के रूप में हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जब कहानी आया सर्वप्रथम जब प्रकाशित हुआ पत्रिका में 1904 में, तो ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में ये हुआ कि कई पत्र पत्रिकाओं में इसको कहानी का रूप दे दिया गया, जिसपे लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा भी है कि ये तो एक कहानी नहीं बल्कि निबंध था। जैसे आप देखिए शिव शंभू के चिट्ठे निबंध, तो उसका प्रभाव इस पे परिलक्षित होता है कि पत्रात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें की जा रही हैं। अच्छा, ये चंद्रदेव से बातें किस मुद्दे पे की जाती हैं? क्योंकि एक लेखक जो होता है समाज को आईना, जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, अब डायरेक्ट कहेगा तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इनडायरेक्टली जो लेखक को कहना होता है तो किसी ना किसी चीज को आप देखते उपमा दे दे के कहा जाता है। बिल्कुल वही बंग महिला के द्वारा जो है अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रख के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है कि कैसे पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता हमारे यहाँ पे होता है। हमारे यहाँ पे जो समस्याएं सामाजिक राजनीतिक उसको दरकिनार कर दिया जाता है। तो और समय भी देखिए 1903, 4, 7 ये जो समय रहा है उसका दौर देखिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा। आप उस समय बंगाल विभाजन भी 1905 में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उस समय जो अमानवीय व्यवहार समाज में किया जा रहा था, तो अब संवादात्मक शैली में डायरेक्ट अगर कहें तो फिर उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता। और उस समय ये थोड़ा डर भी रहता था क्योंकि अंग्रेजों का राज था, तो डर भी रहता था। तो आखिर लेखक कहे तो कैसे? उसे समाज में जितनी भी समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, जातिगत पक्षपात का मुद्दा हो, पदोन्नति के लिए सिफारिश चाटुकारिता का हो, या समाज में फैली गरीबी, महामारी, भ्रष्टाचार, पुरातन परंपरा और प्रकृति से छेड़छाड़ हो, अंग्रेजों की मूर्तियों की तुलना भगवान से करने पर शांति विरोध हो, स्वार्थी राजाओं की सरकार के सामने नतमस्तक होने की कथा हो, और सबसे बड़ी त्रासदी की प्लेग महामारी जैसे त्रस्त स्थिति से जो जनता बदहाल थी एक तरीके से। तो ये सभी समस्याओं को डायरेक्ट कहे तो कैसे कहे? तो आप इसको जब पूरा कहानी जो रूप दे दिया गया है, कहानी में बेसिकली मुख्य 2 पात्र हैं, भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका। देखिए कितने ही एक तरीके से रोचकता के साथ कहानी को आवरण में इसको ढाल के प्रस्तुत किया गया है। एकदम मजेदार कि किस तरीके से आप कटाक्ष भी कर दे और सामने वाला समझ तो जाए क्या कहा गया है, लेकिन क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप में नहीं फंसे हो तो फंसा नहीं सकता। कहानी की शुरुआत लेखिका के द्वारा इस प्रकार होती है कि भगवान चंद्रदेव, आपकी कमलोत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बात करने की इच्छा रखती हूँ। मतलब खुद लेखिका ये कहती है कि मेरा मन है कि आज आपके समक्ष 2-4 बातें रखूं। अब वही बातें सुननी हमें कि देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो, मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। या क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का कोई नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती?
यानी आप अनवरत काम कर रहे हैं। चंद्रदेव से लेखिका कहती है कि हमारे यहाँ पे तो धरती पे जिस प्रकार होता है कि लगातार काम करे और ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब होता है, फिर आप एक ही जगह पड़े हो, क्या आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता? एक भूमिका बांधी जा रही है। क्या आपके यहाँ बदली होने का कोई वो नहीं है? बड़े खेत की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील, अब देखिए यहाँ पे कटाक्ष, यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो पता है क्या होता है? अब तक तो आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान। चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति की कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया है। तो यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य क्या। भूमिका किस प्रकार बांधी गई कि चंद्रदेव से शिकायत करनी है, लेकिन मेन मुद्दा था अंग्रेजों से शिकायत करना। और अंग्रेजों को कहा कैसे जाए, तो लेखिका ने बहुत ही रोचक ढंग से ये बात कही कि अगर भगवान इस तरीके से पक्षपात करते हैं तो ये जो कल के अंग्रेज जो हमको फंसा के रखे वो हमारे यहाँ पे आए हैं, तो भला वो एक मनुष्य होकर पक्षपात क्यों नहीं करेंगे? आश्चर्य क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्डन कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि आदर पूर्वक आपको अवश्य आह्वान किया जाएगा, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो। कितनी बड़ी बात कह दी गई है। उस समय हमारे भारत में एक तरीके से देखा जाए, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो ये जाति, ये जो वर्ण जाति, तो उनको उतना नहीं, वर्ण भेद सबसे ज्यादा मायने रखता था। ये चीज थी कि गौरांग यानी गौर वर्ण वाले जो है उनको तो ये नौकरी दे देंगे, क्योंकि वो कलर का जो उनका एक तरीके से मानसिकता था कलर को लेके कि जो गोरे वर्ण वाले हैं तो वो तो शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बाकी जो श्याम वर्ण के हैं तो उनको तो वो दरकिनार ही कर देते हैं। तो लेखिका कितनी अच्छे से कहती है कि चंद्रदेव आप तो गौर वर्ण के होंगे और आप मेरे यहाँ पे अगर नौकरी करना चाहेंगे, अर्जी लगाएंगे, निवेदन करेंगे, तो आपका तो काम बन ही सकता है, क्योंकि अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। देखिए फिर से कटाच, उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर नजर आता है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन से ही अब चश्मा धारण करने लगा है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यदि भी इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलीडे होता ही होगा। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे यहाँ, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित होगा। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां क्या करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ
जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी की रथों का वाहन हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षक प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपद द्वौ त्रैलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गड़े दिए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरीफीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छट्टे छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया, आपके प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विषमोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करते हो। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर सासलांक्षण आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों का या आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक मतलब कि लिखिएगा करी, पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भी भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना ही अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। वही चीज है कि अंग्रेजों पे कटाक्ष कि कौन भारत भूमि पर निवास कर रहा है, कौन यहाँ के राज वैभव का सुख ले रहा है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह सब इन्हीं विधा विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। ये तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्यहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जिसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को अपने साथ लेकर आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी।
यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी, तब वो उस राइटर से बिल्डिंग के राइटर्स के काम में भी बहुत सुविधा और सहायता ले लेंगे। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में ही कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपकी इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक, मतलब वो लेखिका कहती है कि आपकी जो मौन की अवस्थिति है, शांत रहने की, मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। यानी चंद्रदेव से जितनी भी एक तरीके से उलाहना देना था, और उलाहना क्या, एक कटाक्ष करना था व्यवस्था पे, तत्कालीन समाज पे, कि आपके विभाग में कोई ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ तो पेंशन को कैसे बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तो कितने पैसों के इधर उधर कर दिए जाते हैं, और इसमें भी कि गौरांग को कटाक्ष की, गौर वर्ड वालों को कैसे यहाँ पे उनके साथ मतलब पक्षपात, मतलब कि एक तरीके से गौरांग के पक्ष में होते हैं और श्याम वर्ण के विपक्ष में होते हैं। और इसी तरीके से और भी चीजों को कि लेखिका कहती है आधुनिक काल के चलते यहाँ नीति और रीति में पूरी तरह परिवर्तन आ गया है। यहाँ तो आकाश पाताल का अंतर आ गया है। देश में युवा वर्ग की आलसी मनोवृत्ति पर भी लेखिका ने व्यंग किया है कि आजकल देखिए युवा जो है कैसे वो किस तरीके से मतलब इतना आलसी हो गया है कि उसको अभी से जो है लड़कपन में ही चश्मा धारण करना पड़ रहा है। और ये भी एक तरीके से कि शिक्षा दीक्षा देखिए, अमावस्या के दिन तो आपको छुट्टी मिलती होगी, किंतु भारत भ्रमण में एक दिन भी नहीं होगा। आप सिर्फ कलकत्ता में आके देख लीजिए, वहां के कारखानों, कारीगरों, वहां की शिक्षा दीक्षा सब दिख जाएगा आपको। इनके अलावा और भी चीजों पे कि किसी भी जाति में क्यों ना हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबके पैरों में आपको चप्पल दिखेगा। तो एक तरीके से और ये भी है कि लेखिका का ये भी चिंता है यहाँ पे कि आज जो है किसी की भी हिम्मत नहीं कि वे उस बिजली को स्पर्श कर सके, उसको सुधार कर सके, जिस वजह से गरीब को बिजली मिल सके। वह सिर्फ दासी बनकर रह गई है। लेखिका ये भी अवलोकन करती है और कहने का प्रयास करती है कि एक तरीके से आइए, और यहाँ के जो पंडित वर्ग है और यहाँ पे जो मंदिरों की बात है, मतलब कि एक तरीके से हमारे यहाँ पे जैसे जो स्वामी सूर्य को, उनको भी संबोधन करके कि आजकल देखिए अब वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई और ही बैठा हुआ है इस समय। तो एक तरीके से हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी के तौर पे भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो ये राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला इनका छद्म नाम है, जिसके उससे लिखती थी, क्योंकि जब ये लिखती थी कहानी तो शायद कहानी लेखन को उतना ज्यादा मतलब सशक्त विधा के तौर पे या हीन माना जाता होगा, तो छद्म नाम रखना पड़ जाता था उस समय ऐसे कहानी लेखन में। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखिए राजेंद्र बाला घोष जी ने कितनी चतुराई पूर्वक चंद्रदेव के माध्यम से पत्रात्मक शैली में या बातचीत करके उसी के माध्यम से जितनी भी समस्याएं थी सब गिना दिया और चंद्रदेव को आमंत्रित करके दिखा दिया, देखिए क्या बदहाल स्थिति है भारतवर्ष की, कौन यहाँ शासन कर रहा है, कौन सी व्यवस्था चल रही है, यहाँ के युवा कैसे मुड़ जा रहे हैं। तो काफी सशक्त कहानी है। और इसके पहले एक कहानी और भी हमारे उसमें है राजेंद्र बाला घोष की, है ना, तो उसको भी देखा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।